काली हवेली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिसरौली की सीमा पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। काली हवेली। गांव वालों के बीच इसका नाम सुनते ही सन्नाटा छा जाता था। कहा जाता था कि उस हवेली में कई सालों पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ था और तब से वहां अजीब घटनाएं घटती थीं। रात के समय जब हवाओं में सीटी सी बजने लगती, लोग दरवाजे बंद करके अपने घरों में दुबक जाते। किसी को नहीं पता था कि हवेली में क्या है, पर हर कोई जानता था वहां जाना खतरे से खाली नहीं। कहानी की नायिका संध्या एक युवा पत्रकार थी जो मुंबई से आई थी। उसे लोक कथाओं और परछाइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने का शौक था। जब उसने बिसरौली की इस काली हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। डरना तो तब होता है जब सच्चाई से सामना हो, उसने खुद से कहा, और बिसरौली पहुंच गई। गांव वालों ने उसे खूब मना किया, पर उसने नहीं सुना। दीदी, रात में हवेली की तरफ मत जाना, एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा। संध्या मुस्कुराई। आप चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ तस्वीरें लूंगी और वापस आ जाऊंगी। लेकिन रात जब गहराई, हवाओं ने करवट ली और संध्या के कैमरे की लाइट अपने आप जल गई। संध्या ने कैमरा उठाया, पर उसे हैरानी हुई। कैमरे की लाइट अपने आप कैसे जल गई? आसपास कोई नहीं था, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से फुसफुसाकर उसका नाम लिया हो। संध्या। वह चौंक गई। उसने चारों ओर देखा। अंधेरे में सिर्फ पेड़ों की सरसराहट थी, मगर उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हवेली की ओर बढ़ते हुए उसके कदम धीरे धीरे भारी लगने लगे, जैसे जमीन उसे रोक रही हो, जैसे हवा भी कुछ कह रही हो, रुक जा, वापस जा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा खुला था, जबकि गांव वालों ने बताया था कि वह सालों से बंद पड़ा है। हवा एकदम से ठंडी हो गई। संध्या ने भीतर कदम रखा। हवेली अंदर से वैसी ही थी जैसे एक भूतिया फिल्म में होती है। जाले, टूटी दीवारें, फर्श पर बिखरे पुराने कागज और फर्नीचर। मगर सबसे डरावना था एक पुराना झूला जो खुद ब खुद हिल रहा था। हेलो, कोई है यहाँ? संध्या ने आवाज लगाई। झूले की आवाज और तेज हो गई। चूं, चूं, चूं। संध्या की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक उसकी कैमरा स्क्रीन पर एक चेहरा चमका, पीला, सूजा हुआ, गहरी काली आंखों वाला। लेकिन जब उसने कैमरे से देखा, कुछ भी नहीं था। वह कांप गई। ये क्या था? अचानक हवेली के अंदर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! संध्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। अब वह अंदर फंस चुकी थी। संध्या घबरा गई थी। दरवाजा धक्का देने पर भी नहीं खुला। मोबाइल सिग्नल गायब था। हवेली के भीतर सिर्फ उसकी सांसों और झूले की आवाजें गूंज रही थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, कैमरे की लाइट से रास्ता देखती हुई। हर कोना किसी पुराने राज से भरा लग रहा था। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच खुरच कर कुछ लिखने की कोशिश की हो। मुक्ति दो, संध्या ने पढ़ा। एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजरी। अचानक एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा अध खुला था। संध्या ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा पूरा खोला। कमरा बहुत पुराना था, लेकिन उसमें एक बात अलग थी। वहां एक छोटी सी मेज पर जलता हुआ दीपक रखा था। दीपक की लौ स्थिर थी, जैसे हवा का कोई असर ही न हो। इस वीरान हवेली में जलता दीपक? वह बुदबुदाई। उसने मेज के पास जाकर देखा। वहां एक पुरानी डायरी रखी थी, काले रंग के चमड़े की जिल्द, जिसके ऊपर लिखा था राधा। संध्या ने डायरी खोली। 3 जून 1935 आज फिर वह आया था। उसकी आंखों में आग थी। मैंने मना किया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब मुझे लगता है वह मुझे मार डालेगा। पन्नों पर खून के धब्बे थे। संध्या ने जैसे ही अगला पन्ना पलटा, कमरे में दीवार के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी, कराहती हुई। वह चौंकी, दीवार की ओर बढ़ी और देखा वहां एक छोटा सा जालीदार हिस्सा था, जैसे किसी कोठरी का गुप्त रास्ता। उसने कैमरा उस जाली के अंदर डाला और रिकॉर्ड बटन दबाया। स्क्रीन पर जो दिखा वह इतना डरावना था कि संध्या की चीख निकल गई। वहां एक लड़की बैठी थी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल, और उसकी आंखें सीधे कैमरे को देख रही थीं। और फिर उसने कहा, तू आ ही गई। संध्या के हाथ कांपने लगे थे। वह कैमरा पीछे खींच ही रही थी कि एक जोर की आवाज आई, थक, जैसे दीवार के पीछे किसी ने थपका मारा हो। वह डर के मारे पीछे हट गई और उसी कमरे के कोने में दुबक गई। थोड़ी देर बाद आवाजें बंद हो गईं, पर सन्नाटा और भारी हो गया। डायरी अभी भी उसके पास थी। उसने फिर से पढ़ना शुरू किया।
7 जून 1933। मुझे नहीं पता मैं और कब तक छिप सकूंगी। ठाकुर साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरी माँ ने कहा था इस हवेली से दूर रहना, लेकिन अब देर हो चुकी है। ठाकुर साहब, संध्या ने सोचा, क्या यह हवेली किसी जमींदार की थी? डायरी के अगले कुछ पन्नों पर एक नाम बार बार लिखा था, शिवनाथ ठाकुर। अब संध्या को लगने लगा था कि वह सिर्फ किसी अंधविश्वास की कहानी नहीं, बल्कि किसी सच्चे रहस्य की तह तक पहुंच रही है। उसने ठान लिया, उसे पूरी डायरी पढ़नी है और जो भी राज है उसे उजागर करना है। उसी समय हवेली में फिर से वही कराहने की आवाज गूंजी। इस बार आवाज ज्यादा साफ थी। मुझे यहां से बाहर निकालो। संध्या ने कैमरा ऑन किया और आवाज की दिशा में चल पड़ी। वह हवेली के पिछले हिस्से में पहुंची, जहां जमीन धंसी हुई थी और दीवारों पर पुराने ताले लटक रहे थे। वहां एक पुराना तहखाना मिला। लोहे की सीढ़ियां नीचे उतरती थीं। उसने नीचे उतरने का फैसला किया। सीढ़ियां अंधेरे में डूबती जा रही थीं, पर संध्या की हिम्मत भी गहराती जा रही थी। नीचे पहुंचते ही उसे वो लड़की फिर दिखी। वही सफेद साड़ी, बिखरे बाल और लाल रोशनी में चमकती आंखें। इस बार वह खड़ी थी। उसकी पीठ संध्या की ओर थी। संध्या ने कांपती आवाज में पूछा, तुम राधा हो? लड़की ने धीरे से सिर घुमाया और मुस्कुराई। अब तुम भी हमारे साथ रहोगी। संध्या का गला सूख गया। राधा की वह ठंडी मुस्कान जैसे उसकी आत्मा को चीर गई हो। कुछ पल तक वह हिल भी नहीं पाई, पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। राधा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और उसके हर कदम पर तहखाने की दीवारें जैसे सिसकने लगीं। तुम भी अब यहां से बाहर नहीं जा पाओगी। राधा की आवाज अब और भी गूंजदार हो गई थी। संध्या ने जल्दी से कैमरा उसके सामने किया, जैसे कोई ढाल हो, पर तभी राधा अचानक गायब हो गई। तहखाने में एकदम सन्नाटा छा गया, पर उसकी डायरी हवा में उड़ने लगी, खुद ब खुद। फिर जमीन पर गिरी और एक नया पन्ना खुल गया। वह पन्ना जिसमें कुछ लिखा नहीं था, लेकिन कुछ ही सेकंडों में उस पर शब्द उभरने लगे, खून जैसी स्याही में। मैं अभी मरी नहीं हूं। मुझे दफनाया गया था जिंदा। ठाकुर ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैं बदला लूंगी हर उस इंसान से जो इस हवेली में आएगा। संध्या को अब समझ में आ चुका था, राधा की आत्मा मुक्ति नहीं चाहती थी, वह बदला चाहती थी। अचानक तहखाने की एक दीवार में दरारें पड़ने लगीं, ईंटें गिरने लगीं और वहां एक छोटा सा कमरा खुल गया। उस कमरे में एक हड्डियों का ढेर पड़ा था और ऊपर लटकता हुआ एक टूटा हुआ मंगलसूत्र। संध्या जैसे ही पास गई, हवा में एक जोरदार चीख गूंजी, वो मेरी चीज है। राधा की आत्मा अब पूरे क्रोध में प्रकट हुई। उसके बाल उड़ रहे थे, आंखें आग की तरह चमक रही थीं। संध्या ने झट से मंगलसूत्र उठाया और कहा, राधा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आई हूं। राधा की आंखों में एक पल के लिए शांति झलकने लगी, लेकिन फिर उसने चीखते हुए कहा, पर मेरी मौत का हिसाब अभी बाकी है। और हवेली की दीवारें थरथराने लगीं। हवेली अब कांप रही थी, दीवारें चटकने लगी थीं और छत से धूल झड़ रही थी। संध्या ने किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन राधा की आत्मा की आंखों में अब बस एक ही भावना थी, क्रोध। जिसने मुझे मारा वो तो कब का मर चुका, अब उसके जैसे हर इंसान को मैं सजा दूंगी। राधा की आत्मा गर्जी। नहीं, संध्या चिल्लाई, तुम जिसे मारना चाहती हो वो लोग तुम्हारे दर्द के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। राधा की आंखें लाल से काली हो गईं। मुझे इंसाफ चाहिए, उसकी आवाज गूंजती रही। मुझे जिंदा जला दिया गया था और कोई कुछ नहीं बोला। संध्या ने उसके सामने डायरी खोली और मंगलसूत्र को उसके पास रख दिया। ये सब तुम्हारा है राधा, उसने कहा। मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगी। तुम्हें भुला नहीं जाएगा, पर तुम हर निर्दोष आत्मा को डराकर अपने साथ नहीं बांध सकती। राधा की आत्मा कुछ पल को शांत हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, क्या तुम वादा करती हो? हाँ, संध्या ने कहा, मैं वादा करती हूं। तुम्हारा सच सामने लाऊंगी। तुम्हारी आत्मा को वो सम्मान मिलेगा जो तुमसे छीना गया था। तभी हवेली की दीवारें ठहरने लगीं। हवा शांत होने लगी। राधा की आत्मा की आंखों से 2 आंसू गिरे और वह हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। तहखाने में अब सिर्फ संध्या खड़ी थी, हाथ में डायरी और मंगलसूत्र के साथ। वह ऊपर की ओर भागी और देखा, हवेली का दरवाजा अब खुला था। उसने एक लंबी सांस ली और बाहर निकल गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब वह गांव लौटकर आई तो एक बच्ची ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, वो राधा दीदी अब हमारे साथ खेलती हैं हर रात। संध्या उस बच्ची की बात सुनकर ठिठक गई। क्या कहा तुमने? उसने झुककर पूछा। बच्ची मुस्कुराई।
उसके हाथ में मिट्टी से बनी एक गुड़िया थी। राधा दीदी हमारे साथ खेलती हैं। वो आती हैं जब सब सो जाते हैं। वो कहती हैं अब उन्हें डर नहीं लगता। संध्या को झटका लगा, लेकिन राधा की आत्मा तो मुक्ति पा चुकी थी। या शायद नहीं। उसी रात संध्या ने गांव में रुकने का फैसला किया। उसे लगने लगा था कि हवेली का राज्य तो शायद उसने सुलझा लिया, लेकिन राधा की आत्मा का पूरी तरह से शांति पाना अभी बाकी था। रात के 2 बजे जब गांव में सब सो चुके थे, संध्या जागी। हवा में फिर वही जानी पहचानी ठंडक थी। कमरे के कोने में रखी उसकी कैमरा लाइट अपने आप जल गई। तू वादा निभाएगी ना? वही आवाज, वही गूंज। राधा। संध्या उठी और खिड़की से बाहर देखा। गांव के मंदिर के पीछे बने पुराने तालाब की ओर से हल्की रोशनी आ रही थी। वह चुपचाप बाहर निकली और तालाब की ओर गई। वहां 3 औरतें खड़ी थीं, सफेद कपड़ों में, बाल खुले, पीठ संध्या की ओर। जैसे ही उसने पास जाने की कोशिश की, तीनों धीरे धीरे मुड़ीं। उनमें से एक राधा थी, बाकी 2 अनजानी थीं। हम सिर्फ मैं नहीं थी, राधा की आत्मा ने कहा। ठाकुर ने हम सबके साथ वही किया। हमें जिंदा दफनाया गया। हमारी चीखें हवेली की दीवारों में अब भी गूंजती हैं। संध्या की आंखें भर आईं। तो हवेली सिर्फ राधा की नहीं थी, वो तो एक कब्रिस्तान है। राधा ने धीरे से सिर हिलाया। हमें सबके सामने इंसाफ चाहिए, तभी हम सच में मुक्त होंगे। संध्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे लिए लिखूंगी पूरी सच्चाई। दुनिया को बताऊंगी कि क्या हुआ था। तुम्हारी आवाज अब दबेगी नहीं। तीनों आत्माएं एक साथ मुस्कुराईं और फिर धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गईं। अगले दिन संध्या ने गांव के बुजुर्गों से बात करना शुरू किया। पहले तो सभी चुप रहे, पर जब उसने राधा की डायरी, हवेली के फोटो और कैमरा फुटेज दिखाए तो कुछ लोग टूट गए। हाँ बेटा, एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, हमने सब देखा था पर बोल नहीं सके। ठाकुर का डर था। उसकी आंखों में आंसू थे। राधा, गीता और कमला, तीनों को एक ही रात में ले जाया गया था हवेली में, और फिर कभी नहीं लौटी। किसी ने पूछा भी नहीं, बस सबने चुप्पी ओढ़ ली। संध्या अब समझ चुकी थी, यह सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं थी, ये उन सभी दबे हुए सच्चों की चीख थी जिन पर समाज ने चुप्पी का पर्दा डाल दिया था। मुंबई लौटकर संध्या ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। काली हवेली, 3 औरतों की अधूरी कहानी उसने वीडियो, फोटो, डायरी और अपने अनुभव के साथ पूरी रिपोर्ट एक डिजिटल न्यूज़ पोर्टल पर छापी। सोशल मीडिया पर तूफान सा आ गया। लोगों ने कहा, यह कोई भूत की कहानी नहीं, ये तो औरतों के साथ हुई नाइंसाफी की एक अनसुनी दास्तान है। सरकार तक बात पहुंची। पुरानी हवेली को जांच के लिए खोला गया और तहखाने में मिले अवशेषों की फॉरेंसिक जांच शुरू हुई। कुछ हफ्तों बाद पुष्टि हुई, वहां 3 महिलाओं के कंकाल थे। उम्र और समय राधा की डायरी से मेल खाते थे। अब यह केवल कहानी नहीं रही, यह एक केस बन चुका था। गांव में एक छोटा स्मारक बनाया गया, 3 नामों के साथ, राधा, गीता, कमला। हम शर्मिंदा हैं, लेकिन अब तुम्हारी आवाज गूंजेगी। उस रात संध्या जब अपने कमरे में थी तो उसकी खिड़की से हल्की हवा आई और कैमरे की लाइट एक आखिरी बार अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए 3 मुस्कुराते चेहरे दिखे और फिर अंधेरा। कहानी अब वायरल हो चुकी थी। अखबारों में छपा, टीवी चैनलों ने रिपोर्ट चलाई और संध्या को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया। पर उसके मन में अभी भी एक सवाल था, अगर आत्माएं मुक्त हो गईं तो वो कैमरे में क्यों आईं? उस रात जब वह अपनी बालकनी में बैठी थी, हवा फिर से अजीब सी ठंडी लग रही थी। नीचे सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसी समय उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आया। कॉलर अनजान था। संध्या ने हिचकते हुए कॉल उठाया। स्क्रीन पर फिर वही 3 चेहरे, राधा, गीता और कमला। पर इस बार राधा ने कुछ और कहा। हमारी मुक्ति का दरवाजा तो तूने खोल दिया, लेकिन हम अकेली नहीं थीं। क्या? संध्या चौंकी। ठाकुर साहब ने और भी लड़कियों को मारा था, दूर दराज के गांवों से। उन्हें हवेली के पुराने कुएं में फेंका गया। संध्या के रोंगटे खड़े हो गए। मगर वो कुआं तो बंद है, पत्थरों से ढंका। उसे फिर से खोलना होगा। वहां अभी भी सिसकियां गूंजती हैं। गीता की आत्मा बोली, अगर तुम सच में हमारी तरह औरों को भी मुक्ति दिलाना चाहती हो तो एक बार फिर वापस जाना होगा। वीडियो कट गया। संध्या पूरी रात नहीं सो सकी। अगले दिन वह फिर से बिसरौली के लिए रवाना हुई। इस बार अकेली नहीं, उसके साथ एक छोटी टीम थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, एक पुरातत्व विशेषज्ञ और एक सामाजिक कार्यकर्ता।
हवेली पहुंचते ही उन्होंने हवेली के पिछवाड़े व कुआं खोजा, जो वर्षों पहले मिट्टी और पत्थरों से बंद किया गया था। पुराने लोगों से पूछा तो पता चला, हाँ, वहां कुछ हुआ था, लेकिन हमने कभी उधर नहीं झांका। संध्या ने खुदाई शुरू करवाई। 3 दिन तक खुदाई चलती रही। चौथे दिन एक तेज बदबूदार हवा का झोंका आया और उसके साथ कुछ टुकड़े, कपड़ों के और इंसानी हड्डियां। कहानी अब अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ रही है, पर रास्ता अभी भी डर से भरा है। हवेली के पिछवाड़े खुदाई के बाद जिस कुएं का पता चला, वह एक घना काला अंधेरा था। कुएं के आसपास बिखरे हुए कपड़े और हड्डियां किसी और ही कहानी की गवाही दे रहे थे। संध्या और उसकी टीम घबराए बिना अपने काम में लगी रही। लेकिन जैसे ही कुएं के भीतर और खुदाई की गई, अचानक एक अजीब सी गंध आई, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और मांस की। टीम के सदस्य एक पल को रुक गए, लेकिन संध्या ने साहस दिखाया और खुदाई को जारी रखा। जैसे ही मलबा हटाया गया, नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। एक पुराना लोहे का ताला, जो किसी दरवाजे से जुड़ा हुआ था। संध्या ने तुरंत ताला खोला और अंदर एक पुरानी सीढ़ी देखी, जो गहरे तहखाने में उतरती थी। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन उसे लगा कि वह अब तक जो सच्चाई जान चुकी थी, उसे बिना पूरा किए वापस नहीं जा सकती। हमारी मदद को कोई नहीं आया था, वह बुदबुदाई, लेकिन अब जो रह गया है उसे हम दुनिया के सामने लाएंगे। सीढ़ियां एक अंधेरे कक्ष तक ले गईं। वहां पुरानी लकड़ी की बेंचों पर कुछ औरतों की खोई हुई छायाएं पड़ी थीं। वे आत्माएं अब भी वही पीड़ा महसूस कर रही थीं, जो सैकड़ों साल पहले उनके साथ हुई थी। संध्या ने धीमे से कहा, तुम्हारे दर्द को अब कोई नहीं दबा सकता। हम तुम्हारा सच सबको बताएंगे। तुम चुप नहीं रहोगी अब। फिर वह रुक गई। एक धुंधली भयावह छाया उसके सामने खड़ी थी। यह राधा थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। उसकी आंखों में शांति थी। वह बहुत धीमे से मुस्कुराई, जैसे अब उसका मिशन पूरा हो चुका हो। तुमने हमारी आवाज को सुना? राधा बोली। तुमने हमारी कहानी सबको सुनाई। अब हमारी आत्माएं शांति से विश्राम करेंगी। संध्या ने कैमरा उठाया और राधा की आत्मा को फिर से रिकॉर्ड किया, ताकि पूरी दुनिया जान सके कि उसने क्या किया था। वह भी समझ चुकी थी कि इस सत्य को सामने लाना सिर्फ राधा और अन्य महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक सीख है। संध्या ने अपनी टीम से कहा, अब हमें इस कुएं और हवेली को सरकारी हस्तक्षेप से साफ करवाना होगा। यहाँ जो हुआ वह इतिहास के पन्नों से मिटाया नहीं जा सकता। यह हर उस व्यक्ति की याद दिलाएगा जिसे कभी अन्याय सहना पड़ा हो। संध्या ने देखा कि हवेली अब एक प्रतीक बन चुकी थी, उस ताकत का प्रतीक जो सामाजिक न्याय की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन यह सिर्फ हवेली की कहानी नहीं थी, यह उन असंख्य महिलाओं की भी कहानी थी जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी न्याय नहीं पाया। हवेली से बाहर निकलते समय संध्या ने देखा कि राधा की आत्मा ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। तुमने सही किया, राधा ने कहा, अब हम शांति से रह सकते हैं। संध्या ने अपनी आंखों में आंसू समेटते हुए कहा, तुम्हारा सच अब सबको पता चला है राधा। तुम्हारी आत्मा अब शांति में रहेगी। यह कहानी अब खत्म होती है, लेकिन यह हमें याद दिलाती है कि हर असंख्य आवाज, हर छुपी हुई सच्चाई और हर दर्द एक दिन सामने आता है। संध्या ने एक नई दुनिया की ओर कदम बढ़ाया, जहां न्याय और सत्य का हर व्यक्ति को अधिकार है।